बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसान फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज का हमारा आर्टिकल है इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स। इंटरफेरेंस को हम ऑलरेडी बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ये थिन फिल्म्स क्या होती हैं और इनके अंदर इंटरफेरेंस का क्या मतलब है, आइए जरा आज का लेक्चर देखते हैं। स्टूडेंट्स, ये डायग्राम आप लोगों के सामने मैंने बनाई है। इस डायग्राम को मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूं। पहले आते हैं आज के टॉपिक पर। टॉपिक क्या है? इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स। पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि इंटरफेरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा रिपीट कर दूं इंटरफेरेंस की डेफिनेशन। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि भाई आप लोगों ने पार्टिकल्स का पार्टिकल से टकराना देखा, लेकिन जब वेव से आपस में मिलती है या टकराती है, एक किस्म का आप कह सकते हैं, तो फिर क्या होगा? तो कोलिजन तो नहीं होगा जैसे पार्टिकल्स में होता है। वेव जब वेव से मिलती है तो जो प्रोसेस होता है उसे हम बोलते हैं इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस क्या होता है जी? ये मिलना है वेव्स का, सुपरपोजिशन ऑफ, सुपरपोजिशन आसान अल्फाज में अगर मैं बोलूं तो मिलना, मिक्स होना, सुपरपोजिशन ऑफ टू और मोर वेव्स। मैं यहां दो वेव्स की बात करूंगा, ठीक है, लेकिन वो वेव्स कैसी होनी चाहिए? ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी एंड प्रोपगेटिंग इन सेम डायरेक्शन। तो ये है हमारे पास इंटरफेरेंस की डेफिनेशन। तो याद रखिएगा, दो वेव्स अगर सेम फ्रीक्वेंसी की हो और सेम डायरेक्शन में जा रही हो तो जब वो मिलती हैं तो वो इंटरफेरेंस करती हैं। अब इस इंटरफेरेंस में रिजल्ट क्या आएगा? तो वो रिजल्ट मैंने आप लोगों को बताया था दो किस्म के हो सकते हैं। या तो वो इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव हो सकता है या वो इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, अब ये जो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, इसको अगर मैं आसान अल्फाज में बोलूं तो ये एक वेव है, वेव 1, ये दूसरी वेव है, वेव 2। अब ये दोनों वेव्स जो है ये आपस में मिलेंगी, लेकिन आप देख रहे हैं जब ये मिल रही हैं, क्रस्ट के ऊपर आ रहा है और ट्रफ जो है वो ट्रफ के ऊपर आ रहा है। इस सूरत में जब क्रस्ट के ऊपर आए, ट्रफ के ऊपर आए, तो रिजल्टेंट वेव जो है उसका क्रस्ट भी बड़ा होता है और ट्रफ भी बड़ा होता है। ये जो इंटरफेरेंस है इसे बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और ये तब होता है जब क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट और ट्रफ के ऊपर ट्रफ आए। आसान डेफिनेशन यही है इसकी। नाउ स्टूडेंट्स, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होगा? अगर दो वेव्स हैं तो ये वेव के क्रस्ट के ऊपर दूसरी वेव का ट्रफ आए, तो फिर आप देखेंगे ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे और रिजल्टेंट वेव नहीं होगी, कैंसिल हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, ये है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो सबसे पहले तो आपको आज के आर्टिकल के स्टार्ट से पहले पता होना चाहिए इंटरफेरेंस बजाते खुद क्या होती है और इंटरफेरेंस की शर्त क्या है। सेम फ्रीक्वेंसी और सेम डायरेक्शन वाली वेव्स होनी चाहिए, और इंटरफेरेंस का रिजल्ट क्या होता है? या तो कंस्ट्रक्टिव रिजल्ट होता है और वेव पहले के मुकाबले में ज्यादा बड़ी हो जाती है, या डिस्ट्रक्टिव रिजल्ट होता है और वेव को कैंसिल कर देती है। नाउ स्टूडेंट्स, ये तो हो गया इंटरफेरेंस, आज के टॉपिक का पहला वर्ड। उसके बाद थिन फिल्म्स क्या होती हैं? यहां फिल्म का मतलब क्या है? तो स्टूडेंट, थिन फिल्म क्या होती है? एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है जो इतना पतला होता है जितनी लाइट की वेवलेंथ छोटी होती है उसके कंपैरिजन में होता है, कंपेरेबल होता है। तो स्टूडेंट्स, इसको अगर मैं डिफाइन करूं तो थिन फिल्म्स क्या है? अ ट्रांसपेरेंट मीडियम whose thickness, जिसकी जो मोटाई है, whose thickness is comparable with wavelength of light। अब लाइट की वेवलेंथ तो बहुत थोड़ी होती है,
नैनोमीटर्स में होती है। जब लाइट की वेवलेंथ इतनी छोटी होगी तो थिन फिल्म भी बहुत पतली होनी चाहिए। तो ये कहां दिखेगी स्टूडेंट्स? जब आपके पास सोप बबल की बात करते हैं तो सोप बबल जो है उसकी जो थिकनेस है वो इतनी कम होती है कि वो लाइट की वेवलेंथ के कंपैरिजन में होती है। इसलिए हम इसकी जो थिकनेस है इसके हिसाब से बात करें तो मैं कहूंगा ये जो सोप की फिल्म है यानी कि लेयर है, या फिल्म का मतलब लेयर है, ये एक थिन फिल्म कंसीडर हो सकती है लाइट के हिसाब से। तो जब हम थिन फिल्म की बात करते हैं तो ये बहुत ज्यादा थिन होती है। नाउ स्टूडेंट्स, जब इंटरफेरेंस थिन फिल्म में होगी, वो कैसे होगी वो तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन जब वो होगी तो होगा क्या? तो होगा ये कि आपको बहुत ही जबरदस्त किस्म के कलर पैटर्न्स नजर आएंगे। मिसाल के तौर पर अगर आप ये देखना चाहें तो एक एग्जांपल तो मैंने आपको यही दे दी हुई है। थिन फिल्म की एक एग्जांपल क्या है? थिन फिल्म की एक एग्जांपल सोप बबल की जो फिल्म है, लेयर है, तो हम कहेंगे कि थिन फिल्म जो है सोप बबल की, इट एग्जिबिट ब्राइट ब्रिलियंट कलर पैटर्न्स। ठीक है, कौन करता है ऐसे? इन सोप बबल। इसी तरह से आप एग्जाम्पल दे सकते हैं एक और के ब्यूटीफुल कलर पैटर्न्स, ब्यूटीफुल कलर पैटर्न्स इन ऑयल फिल्म ओवर वाटर। आप लोगों ने देखा होगा कि समटाइम अगर पेट्रोल वगैरह, ऑयल वगैरह पानी के साथ मिक्स हो तो पानी के साथ मिक्स होने पर जब उन पर लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो वहां पर भी इस तरह के कलर पैटर्न नजर आते हैं। तो सोप बबल के ऊपर का कलर पैटर्न नजर आना और ऑयल फिल्म के ऊपर जो कलर पैटर्न है वो नजर आना, ये दोनों ही किस वजह से हैं? क्योंकि उन दोनों सिस्टम के अंदर मौजूद जो थिन फिल्म्स हैं उसमें लाइट की इंटरफेरेंस हो रही है। अब ये जो बातें मैंने आप लोगों की लिखी हैं, ये आप लोगों का आर्टिकल जिस पेज पर दिया हुआ है उस पेज के पहले पैराग्राफ में आपको ये डेफिनेशन भी मिल जाएगी कि हमारे पास थिन फिल्म्स क्या हैं, बिल्कुल पहली लाइन में। और फिर आपको ये भी पता चल जाएगा कि थिन फिल्म्स में इंटरफेरेंस होने से हमारे पास जो कलर पैटर्न्स बनते हैं वो कहां सोप बबल और ऑयल फिल्म में बनते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब आप सोच रहे होंगे कि हमारे पास ये तो पता चल गया कि ऑयल फिल्म में से जब व्हाइट लाइट इंटरफेयर करती है तो कलर पैटर्न्स बनते हैं, लेकिन क्यों बनते हैं, उसकी वजह, वो प्रोसेस क्या है, वो सारा सिस्टम जानने के लिए मैंने आप लोगों के सामने एक डायग्राम बनाई है। अब आते हैं इस डायग्राम की तरफ। इस डायग्राम में सबसे पहले तो आप ये देखें कि ये डायग्राम क्यों बनाई है। आप लोग देखते हैं कि जब बारिश होती है तो वो जो पेट्रोल वगैरह जज्ब हो चुका होता है गाड़ियों से निकल निकल के रोड के ऊपर, वो पेट्रोल ऊपर आ जाता है। अब क्योंकि वो पानी से हल्का है तो पानी की लेयर नीचे होगी और ऑयल की जो लेयर है वो पानी के ऊपर होगी और उसके ऊपर एयर होगा। तो ये जरा तरतीब देख लें कि ऑयल ऊपर और वाटर नीचे है। अब जरा स्टूडेंट्स, दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप ये डायग्राम जो मैंने बनाई है इसको उस डायग्राम से जो बुक ने बनाई है कंपेयर करें तो ये सेम नहीं है, बल्कि आप देख रहे हैं कि कुछ थोड़ा सा डिफरेंस तो है। अब मैं ये डिस्कस करूंगा कि ये डिफरेंस क्यों है और इस डायग्राम से जो मैंने बनाई है बुक की डायग्राम कैसे निकालनी है। अब स्टूडेंट्स, ये सारी बात मैं एक्सप्लेनेशन में बताऊंगा और याद रखिएगा एक्सप्लेनेशन में मैं डायग्राम में जो जो स्टेप करूंगा एग्जैक्ट वो चीजें लिखूंगा और मैं आपके सामने पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं करूंगा। बुक ने ये बात जो है वो आपके इस पेज पर, ये जो पैराग्राफ है इसमें सारा एक्सप्लेन ही किया है, लेकिन मैं आपके सामने पॉइंट्स की फॉर्म में ये चीजें लिखता जाऊंगा। नाउ स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहले तो आप ये देखिए, एक लाइट आ रही है जिसे मैंने ए बी का नाम दिया और ये इंसिडेंट लाइट है, ये आकर यहां पर टकराएगी। कहां पर टकराएगी? ऑयल की लेयर के अपर पोर्शन पर। और ये ए बी लाइट जो है ये कोई आम लाइट नहीं है, बल्कि ये एक मोनोक्रोमैटिक लाइट है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, मोनोक्रोमैटिक क्या होती है स्टूडेंट्स? मोनोक्रोमैटिक व्हाइट लाइट नहीं होती, बल्कि मोनोक्रोमैटिक एक ऐसी लाइट होती है जिसमें सिर्फ एक कलर हो, प्योर रेड, प्योर ग्रीन, प्योर येलो।
किसी 2 या 3 या 4 कलर्स का मिक्सचर ना हो वो, तो ये सिंगल वेवलेंथ जो है वो हमारे पास इस पॉइंट पर आकर टकराएगी। अब तो ये जो रे है ए बी, ये इस पॉइंट बी पर आकर टकराई, ठीक है जी। तो ये मैं लिख देता हूं बात कि आ मोनोक्रोमेटिक लाइट, रे ऑफ लाइट, जिसे मैंने ए बी का नाम दिया, इंसिडेंट टकराती है, कहां टकरा रही है? ऑन अपर लेयर ऑफ ऑयल, ऑन अपर साइड ऑफ ऑयल लेयर। तो वो जो ऑयल की लेयर है उसकी ऊपर वाली साइड के ऊपर ये लाइट आकर टकराई। अब ये लाइट क्या करेगी? दो ही बातें, या तो ये लाइट रिफ्लेक्ट होगी या रिफ्रैक्ट होगी। रिफ्लेक्ट का मतलब क्या होता है? जिस मीडियम में आए वापस उसी मीडियम में चली जाए। और रिफ्रैक्ट का मतलब क्या होता है? नेक्स्ट मीडियम में एंटर हो जाए। नाउ स्टूडेंट्स, यहां ये कौन सा काम करेगी? तो आपकी इतला के लिए अर्ज है, यहां ये दोनों काम करेगी, यानी कि इसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट भी होगा और कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट भी होगा। अब जरा देखिए, ये जो पॉइंट बी पर ये लाइट आकर टकराई, इस पॉइंट पर ये जो लाइट वापस हिस्सा चला गया, जिसे मैंने लाइट बी सी का नाम दिया, ये रिफ्लेक्ट होकर वापस चली गई। और जब लाइट रिफ्लेक्ट होता है, आपको पता है जिस एंगल पर टकराती है उसी एंगल पर वापस चली जाती है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपस में बराबर होता है। तो यहां से हम लोगों ने सीखा कि जो लाइट है वो पॉइंट बी पर आकर कुछ हिस्सा पार्टली वो रिफ्लेक्ट हो गया, यानी कि वापस उसी मीडियम में चला गया। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, अ पार्ट ऑफ दैट लाइट, वो जो लाइट आकर टकरा रही है उसका कुछ हिस्सा, अ पार्ट ऑफ दैट लाइट विल बी रिफ्लेक्टेड बैक, विल बी रिफ्लेक्टेड बैक एज बी सी रे। ठीक है, उस रे का नाम मैंने क्या बोला? रे बी सी। तो स्टूडेंट्स, ये तो वो हिस्सा हो गया जो इसने क्या किया, जिसने पार्टली रिफ्लेक्ट किया, वापस उसी मीडियम में चलेगी। लेकिन कुछ पोर्शन ऐसा भी होगा जो हमारे पास पॉइंट बी पर अगले मीडियम में यानी कि ऑयल में एंटर हो जाएगा। लेकिन आपको मालूम है ये रिफ्रैक्शन है, और रिफ्रैक्शन का एक कानून है कि लाइट जो है वो अपने असल रास्ते से हट जाएगी। तो आपने देखा, मैंने थोड़ा सा ये लाइट आई तो वो हिस्सा जो एंटर हुआ वो थोड़ा सा बेंड हो गया और वो नॉर्मल की तरफ बेंड हुआ। तो ये बेंड जो हमारे पास लाइट है बी से डी तक, ये वाली लाइट, ये वो लाइट है जो रिफ्रैक्ट हुई। तो मैं लिखूंगा एंड पोर्शन ऑफ इट, उसका कुछ हिस्सा क्या होगा? विल बी रिफ्रैक्टेड, रिफ्रैक्टेड दूसरे मीडियम में एंटर हो जाएगा। ये रिफ्लेक्टेड है, एल से, ये रिफ्रैक्टेड है, तो विल बी रिफ्रैक्टेड एज, उसको मैंने क्या नाम दिया? बी डी। तो ये जो बी डी पोर्शन है, बी सी रिफ्लेक्ट हुआ था, बी डी जो है वो रिफ्रैक्ट होगा। अब जो रिफ्रैक्ट होगा वो क्या करेगा? वो जब इस पॉइंट पर आकर टकराएगा, आप फिर से देख रहे हैं यहां पर दो चांसेस हैं, या तो वो वापस आगे चली जाए या फिर वापस रिफ्लेक्ट कर जाए। अब जो आगे चली जाएगी स्टूडेंट्स, वो तो पानी में निकल जाएगी, इसलिए मैं उसको तो निगलेक्ट कर देता हूं। तो ये वाली लाइट की जो रे है जो आगे मजीद जा रही है वो तो फिर पानी में चलेगी, तो उसको छोड़ दे। वो जो वापस इस पॉइंट से रिफ्लेक्ट हुई है वो है डी ई, और देखिए वो कहां से रिफ्लेक्ट हो रही है? इस पार्ट से, यानी कि ऑयल की निचली लेयर से। तो हमारे पास रे डीई जो है, ये वाली डीई विल अगेन रिफ्लेक्टेड, ये फिर से रिफ्लेक्ट होगी, देख रहे हैं ना, यहां से रिफ्लेक्ट होगी, वापस चली गई, रिफ्लेक्टेड बैक। कहां वापस चली गई? ऑयल में थी, ऑयल में वापस चलेगी। ठीक है, तो बैक इन ऑयल फिल्म। तो ये है हमारे पास अगेन रिफ्लेक्शन। ठीक हो गई थी स्टूडेंट्स, और ये डीई बन गई रे। अब ये रे डीई यहां पहुंच गई, अब ये यहां क्या करेगी? यहां भी दो बातें, या तो ये पार्शली वापस आ जाएगी रिफ्लेक्ट, या फिर अगले मीडियम में वापस एंटर हो जाएगी, रिफ्रैक्ट हो जाएगी। तो ये हमारे पास बन गई रिफ्रैक्ट। तो ई एफ जो है वो वापस एयर में रिफ्रैक्ट हो गई, तो हम कहेंगे रे
EF will be refracted into air। तो हमारे पास जो EF है वो वापस एयर में आ गई। अब इस सारे प्रोसेस को जरा तेजी से देखते हैं स्टूडेंट्स। ये देखिए, ये रे आई, ये वाला पोर्शन BC पोर्शन वापस एयर में चला गया, लेकिन किस प्रोसेस के जरिए एयर में चला गया? रिफ्लेक्ट होकर। ठीक है जी। अच्छा, यहां से रे रिफ्रैक्ट हुई, अंदर आई एयर में, इस पॉइंट से रिफ्लेक्ट हुई वापस, और फिर इस पॉइंट पर दोबारा रिफ्रैक्ट होकर एयर में चली गई। यानी ये EF भी एयर में आ गई वापस, लेकिन किस प्रोसेस के जरिए हुई? ये वो थी जो रिफ्रैक्ट हुई थी और फिर एयर में आई। नाउ स्टूडेंट्स, अगली बात यह है कि इसका जो पोर्शन नीचे आया था वो भी वापस रिफ्लेक्ट होकर फिर इधर आएगा और फिर आगे जाएगा, उसमें से कुछ वापस आएगा और फिर आगे जाएगा। लेकिन होगा क्या? हर दफा ऐसा करने पर लाइट की इंटेंसिटी इतनी कम होती जाएगी कि सिर्फ ये दो रेज हैं जो आपको प्रोमिनेंट नजर आएंगी, उसके बाद लाइट की इंटेंसिटी इतनी कम हो जाएगी कि ये वाली रेज जो है ये इतना ज्यादा फर्क नहीं डालेंगी। इस वजह से मैं इनको निगलेक्ट कर देता हूं, और जब मैं इनको निगलेक्ट कर दूंगा तो आप देखेंगे कि दो रेज ही रह जाएंगी, और ये है आपकी बुक वाली डायग्राम। तो एक्चुअली बुक वाली डायग्राम में मसला क्या है कि उन्होंने मजीद रेज का जिक्र नहीं किया, लेकिन बच्चों को पता होना चाहिए कि इससे आगे भी रेज यही काम कर रही होंगे जो इन दोनों ने किया है, लेकिन क्योंकि हर दफा टकराने पर लाइट की इंटेंसिटी कम हो रही है, इस वजह से हमारे पास जो फर्दर रेज होंगी उनका इतना ज्यादा अफेक्ट काउंट नहीं होगा, तो हमने उनको निगलेक्ट कर दिया। नाउ स्टूडेंट्स, हमारे पास इन दोनों रेज को आप जरा तवज्जो से देखें। अब इन दोनों रेज में ये रे इधर को जा रही है, ये रे इधर को जा रही है, दोनों की डायरेक्शन सेम है। ये देखिए जी, सेम डायरेक्शन। एक शर्त तो पूरी हो रही है, वो और बात है वो रिफ्लेक्शन की वजह से वापस जा रही है और ये रिफ्रैक्शन की वजह से, लेकिन डायरेक्शन तो सेम होगी अल्टीमेटली। और फिर देखिए दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हमारा ओरिजिनल सोर्स मोनोक्रोमेटिक है, और ये दोनों रेज अलग अलग दो रेज लग रही है, लेकिन अगर आप पीछे से देखेंगे तो ये एक ही सोर्स से आ रही हैं। इनको सिर्फ स्प्लिट कर दिया है, अलग अलग कर दिया, डिवाइड कर दिया, लेकिन इनका सोर्स सेम है। तो फिर जो इनकी फ्रीक्वेंसी थी सोर्स की, वही इन दोनों की भी फ्रीक्वेंसी होगी। इसका मतलब आपने इनकी फ्रीक्वेंसी भी चेंज नहीं की, तो इनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम हुई। यानी कि ये ऐसी दो वेव्स हैं, R1 और R2 जिनको मैंने नाम दिया, ये ऐसी दो वेव्स हैं जो एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं और एक ही फ्रीक्वेंसी की है। तो ये तो आपस में क्या करेंगी? इंटरफेरेंस। लेकिन इंटरफेरेंस के लिए एक और शर्त भी थी कि ये दोनों वेव्स बहुत करीब करीब होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, अब आपको रीजन पता चलेगी मैंने ऑयल की फिल्म लेने की बजाय ऑयल की थिन फिल्म क्यों ली। क्योंकि अगर मैं ऑयल की थोड़ी सी बड़ी फिल्म लेता तो ये प्रोसेस तो होता, ये दोनों वेव्स तो बनती, लेकिन ये दोनों वेव्स सेम डायरेक्शन में भी जा रही हैं, सेम फ्रीक्वेंसी की भी हैं, लेकिन एक दूसरे से बहुत दूर हैं। अगर मैं ऑयल की थिकनेस कम करता जाऊंगा तो आप देखते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता दोनों वेव्स एक दूसरे के करीब आती जाएंगी, एक वक्त इतना करीब आएंगी कि इंटरफेयर कर सकेंगी। इसका मतलब इंटरफेरेंस के लिए एक और इंपॉर्टेंट बात भी है ना कि वेव्स का करीब होना। और वेव्स कब करीब होंगी? जब जो फिल्म की थिकनेस है वो बहुत कम होगी। इसलिए आपको यह फिनोमिना हर जगह नहीं नजर आएगा, ये सिर्फ वहां नजर आएगा जहां ऑयल की थिकनेस या वो जो भी फिल्म है उसकी थिकनेस बहुत कम हो, जैसे ऑयल फिल्म में या फिर बबल्स में, सोप बबल्स में। तो स्टूडेंट्स, क्यों आज का आर्टिकल थिन फिल्म से रिलेटेड है आपको आइडिया हो गया होगा, क्योंकि थिन फिल्म्स वो काम कर सकती हैं जो थिक फिल्म्स नहीं कर सकती। तो स्टूडेंट्स, अब ये दोनों रेज आपस में एक ही डायरेक्शन में जा रही है तो इंटरफेरेंस तो करेंगे, क्योंकि सारी कंडीशंस पूरी हो रही हैं, मोनोक्रोमेटिक भी हैं, सेम डायरेक्शन में भी हैं, सेम फ्रीक्वेंसी की भी हैं और साथ साथ करीब करीब भी हैं। तो फिर इनका इंटरफेरेंस करना बनता है। लेकिन मैंने आपको आज के लेक्चर में पहले ही बता दिया था कि इंटरफेरेंस तो दो तरह से होता है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। अब ये कौन सा इंटरफेरेंस करेंगी डिपेंड करता है कि इनका पाथ डिफरेंस क्या है। इनके क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट आता है या ट्रफ के ऊपर ट्रफ आता है या क्रस्ट के ऊपर ट्रफ आता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। अगर तो क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट आया तो फिर हमारे पास लाइट ब्राइट हो जाएगी क्योंकि उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगी। अगर क्रस्ट के ऊपर ट्रफ आया तो फिर इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा और हमें वहां पर लाइट नजर नहीं आएगी। तो स्टूडेंट्स, अब यहां पर क्या होगा, असल क्वेश्चन तो ये है। तो मैं अब डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ
कि पाथ डिफरेंस जो है वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। जब मैं पाथ डिफरेंस की बात कर रहा हूं तो असल में मैं ये डिफरेंस कर रहा हूं आसान अल्फाज में कि क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट आना है या ट्रफ के ऊपर ट्रफ आना है। नाउ स्टूडेंट्स, जरा इंपॉर्टेंट बात यहां पर नोट करें कि ये जो सारी एक्सप्लेनेशन है ये आपको बुक ने यहां से यहां तक ये सारी डिटेल दी हुई है और मैंने भी आप लोगों के सामने यहां पर एज इट इज लिख दी है। इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ जिस तरह से आपने डायग्राम को कंस्ट्रक्ट किया है उसको आपने एज इट इज एक्सप्लेन भी कर देना वर्ड्स में। अब स्टूडेंट्स, मैं डिस्कस करता हूं आप लोगों के साथ वो फैक्टर्स जिन पर हमारा इंटरफेरेंस डिपेंड करेगा। तो हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस को अगर आप जानना चाहते हैं तो चैप्टर नंबर 7 और 8 में हम लोगों ने फेज डिफरेंसेस और पाथ डिफरेंसेस को बहुत डिटेल में डिस्कस किया। तो मैं यहां पर इसको सिंपल रखने के लिए इतनी डेप्थ में नहीं जाऊंगा, आसान अल्फाज में बात करूंगा। पाथ डिफरेंस का यहां मतलब आसान अल्फाज में क्या है कि क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट आ रहा है या क्रस्ट के ऊपर ट्रफ आ रहा है, बस ये बात है। डेप्थ का क्या मीनिंग है इसका वो आप लोग खुद ही चैप्टर नंबर 8 में आप देखेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, एक बात मैं आपको बताता चलूं, ये जो मैंने आपके सामने रे डायग्राम्स बनाई हैं ये है तो सिंपल, लेकिन ये सही मीनिंग कन्वे नहीं करती, क्योंकि असल में लाइट जो है वो तो एक वेव है और अगर आप उसको सही तरह से समझना चाहते हैं तो फिर तो आप उसको वेव की तरह ही पढ़ना चाहिए। तो स्टूडेंट्स जरा तवज्जो कीजिएगा, इस डायग्राम को अब मैं आपके सामने वेव की शक्ल में बनाऊंगा। वही हमारे पास वाटर की लेयर है, वही हमारे पास ऑयल की एक बारीक सी फिल्म है उसके ऊपर और फिर उसके ऊपर एयर है। तो ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात आप लोग नोट कर लें। अब वो जो रे आ रही थी पहले इंसिडेंट रे, अब मैं उसको वेव की शक्ल में बनाऊं तो ये हमारे पास वो वेव है ए बी जो आकर पॉइंट बी पर टकरा रही है। पॉइंट बी पर टकराने पर क्या होगा मैंने आपको बताया, या तो रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन, या तो वेव वापस पलट जाएगी या फिर अगले मीडियम में एंटर हो जाएगी। लेकिन उससे पहले आपको एक बात समझनी पड़ेगी स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी और वो ये है चैप्टर नंबर 8 में हम लोगों ने पढ़ा कि जब भी कोई रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम पर टकराकर रिफ्लेक्ट करती है तो उसका क्रस्ट जो है वो वापस ट्रफ बन जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो स्टूडेंट्स अब जरा आते हैं अपनी डायग्राम की तरफ। तो ये डायग्राम जो है पॉइंट बी पर अब रे जो है वो रिफ्लेक्ट होगी और रिफ्लेक्ट में मैंने आपको बताया जब वेव रिफ्लेक्ट हो तो ये जिस पॉइंट पर आप रिफ्लेक्शन देख रहे हैं ये जो ट्रफ है ये टकराने के बाद आप देखेंगे क्रस्ट बन के वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये है हमारे पास रिफ्लेक्शन वाला पोर्शन। तो आपने देखा कि क्रस्ट ट्रफ बन गया, ये इंपॉर्टेंट बात है। अब वो रे की बात करते हैं जो ऑयल की लेयर में एंटर हो जाएगी। जो ऑयल की लेयर में एंटर होगी, ऑयल की डेंसिटी ज्यादा है, ऑयल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के मुकाबले में ज्यादा है। जब ऑयल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो याद रखिएगा उसमें वेवलेंथ छोटी हो जाएगी। तो जब यही वेव एंटर होगी ऑयल के अंदर तो यहां पर इतनी सी जगह में ये ज्यादा वेव्स बनाएगी। तो आपने देखा वेवलेंथ छोटी होगी। अब जब वेवलेंथ छोटी हो गई, अब देखें ये इस पॉइंट पर वापस टकराने लगी है। जब ये इस पॉइंट पर वापस टकराएगी तो फिर आप देखेंगे क्योंकि ये वाटर से टकरा रही है, अगर वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इससे ज्यादा होगा तो इसका मतलब ये रेयर से डेंसर में जा रही है, तो टकराने के बाद इसमें भी 180 डिग्री का फेज शिफ्ट आएगा। तो यहां पर भी हमारे पास जो ट्रफ है वो क्रस्ट बन जाएगा और फिर जब ये वापस जाएंगे तो आप देखेंगे कि हमारे पास इस पॉइंट के ऊपर इसने दोबारा मीडियम चेंज करना है, लेकिन अब ये कहां से कहां जा रही है, डेंसर से रेयर जा रही है, ऑयल में से हवा में जा रही है। तो इसका मतलब यहां इसका कोई फेज शिफ्ट नहीं होगा और हमारे पास अगर क्रस्ट है तो वो एज क्रस्ट ही आगे निकल जाएगा। तो ये हमारे पास वो रे है जो रिफ्रैक्शन से बाहर निकली। अब दोनों रेज को देखें, अगर आप दोनों रेज, वो जो रिफ्लेक्शन से निकली और वो जो रिफ्रैक्शन से निकली है, दोनों का क्रस्ट के ऊपर और ट्रफ के ऊपर आ रहा है तो ये दोनों वेव्स कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगी और यूं हमें ब्राइट लाइट नजर आएगी। तो स्टूडेंट्स
ये है हमारे पास असल तरीका इस आर्टिकल को पढ़ने का कि वेव्स बनाएं और आपको पता चले कि हर पॉइंट पर वेव कैसे बिहेव कर रही है, मीडियम चेंज होने पर क्या हो रहा है, और ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। अब स्टूडेंट्स, आप सोच रहे होंगे कि यहां पर क्योंकि सर ने एग्जांपल दी कंस्ट्रक्टिव की, तो शायद कंस्ट्रक्टिव ही होगा। नहीं, कंस्ट्रक्टिव होगा या डिस्ट्रक्टिव होगा ये डिपेंड करता है पार्ट डिफरेंस पे, और मैं वही डिस्कस करने लगा था कि पार्ट डिफरेंस जो है वो कौन डिसाइड करेगा। 3 फैक्टर्स हैं जिन पर पार्ट डिफरेंस डिपेंड करेगा। आइए देखते हैं वो फैक्टर्स कौन से। स्टूडेंट्स, मैं वो तीनों फैक्टर्स आप लोगों के सामने लिख देता हूं। वो पहला फैक्टर है हमारे पास थिकनेस ऑफ फिल्म, जो ऑयल की लेयर है उसकी थिकनेस। नंबर 2, नेचर ऑफ फिल्म, वो लेयर जो है जिस भी सब्सटेंस की है, ऑयल की है या किसी और चीज की, उसकी नेचर क्या है, क्योंकि हर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है। और तीसरी चीज है स्टूडेंट्स एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो जो रे है वो किस एंगल पर टकरा रही है। ये वो तीनों फैक्टर्स हैं जो मिलकर डिसाइड करेंगे कि वो जो 2 रेज एंड पर निकलेंगी वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगी या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगी, यानी कि उनके क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट आएगा या क्रस्ट के ऊपर ट्रफ आएगा। अब ये फैक्टर्स कैसे डिसाइड करेंगे स्टूडेंट्स, जरा इमेजिन करें वही डायग्राम जहां पर मैंने बात खत्म की थी। आप देख रहे हैं कि ये दोनों डायग्राम्स जो हैं वो क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट और ट्रफ के ऊपर ट्रफ आ रहा है, यानी कि ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रही हैं। लेकिन जरा इमेजिन करें अगर मैं फिल्म की थिकनेस को छेड़ूं, चेंज करूं, तो क्या होगा। जरा देखें, जब मैं फिल्म की थिकनेस को ज्यादा करूंगा तो एक वक्त ऐसा आएगा कि आप देखेंगे वहां पर दोनों रेज के दरमियान क्रस्ट के ऊपर ट्रफ और ट्रफ के ऊपर क्रस्ट आ जाएगा। अब आप कहेंगे यही क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बजाय डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे। इसी तरह से स्टूडेंट्स, अगर मैं नेचर ऑफ फिल्म के फैक्टर को देखना चाहूं, यहां पर मैंने ये दरमियान में जो लेयर डाली है ऑयल की, मैं इसकी जगह कोई और ऑयल डाल देता हूं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ज्यादा है। जब और ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा तो वो वेव लेंथ को और कम कर देगा। जब वेव लेंथ और कम हो जाएगी तो आपके पास वेव का पूरा स्ट्रक्चर इस तरह से डिस्टर्ब होगा कि वो दोनों वेव्स के ऊपर क्रस्ट में ट्रफ और ट्रफ के ऊपर क्रस्ट आना शुरू हो जाएगा फिर से, और फिर से डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आ जाएगा। और फिर देखिए वही पुरानी वाली डायग्राम जिसमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, यानी कि क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट है। जरा इमेजिन करें अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज कर दूं, इसमें मैं क्या करूंगा, वो जो रे है स्टार्टिंग इंसिडेंट रे, उसको उसका एंगल चेंज कर दूं। जब एंगल चेंज हो जाएगा तो सारे एंगल्स चेंज हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारे पास जो क्रस्ट है उसके ऊपर फिर से ट्रफ और ट्रफ के ऊपर क्रस्ट आना शुरू हो जाएगा, और हम कहेंगे अब फिर से कंस्ट्रक्टिव किसमें चेंज हो गया, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो इसका मतलब क्रस्ट के ऊपर ट्रफ आना या क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट आना ये कौन डिसाइड करेगा, ये फिल्म की थिकनेस, वो कितनी मोटी फिल्म है, ये नेचर ऑफ फिल्म, फिल्म में है क्या, यानी कि हमारे पास वो जो लेयर है वो किस ऑयल की है, और फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस के जो आने वाली टकराने वाली रे है वो किस एंगल पर टकरा रही है। ये तीनों चीजें आपकी बुक जो है वो यहां पर एक्सप्लेन करेगी, और आपकी बुक भी बता रही है कि हमारे पास कंस्ट्रक्टिव होगा या डिस्ट्रक्टिव होगा, वो इन्हीं फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। नाउ स्टूडेंट्स, ये सारी बातें तो हम लोगों ने समझ ली, लेकिन अभी तक हमें यह नहीं पता चला कि सोप बबल में कलर कैसे नजर आता है। तो अब यह समझने के लिए मुझे एक रियल एग्जांपल लेनी पड़ेगी। जब मैं रियल एग्जांपल लेता हूं तो मेरे पास मोनोक्रोमेटिक लाइट तो नहीं होती जैसे यहां है, क्योंकि रियल एग्जांपल में सोप बबल के ऊपर आपकी ट्यूब लाइट की रोशनी पड़ रही होती है या बल्ब की या सूरज की, और ये मोनोक्रोमेटिक नहीं बल्कि ये व्हाइट लाइट है, यानी पॉलीक्रोमेटिक है, इसमें तो बहुत सी वेवलेंथ्स हैं। अब व्हाइट लाइट की वजह से सोप बबल में जो इस तरह के कलर पैटर्न्स नजर आते हैं, ये कैसे नजर आएंगे अब हम ये डिस्कस करेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स, उससे पहले ये बात नोट कर लें कि ये जो बात अब मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, ये सारी की सारी बात जो है वो लास्ट पैराग्राफ में, और इस पूरे आर्टिकल की जान ये लास्ट पैराग्राफ है। तो आइए अब जरा देखते हैं कि ये लास्ट पैराग्राफ में क्या लिखा है। तो स्टूडेंट्स, यहां पर हेडिंग देंगे हम इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स
लेकिन बिकॉज ऑफ विच लाइट? ड्यू टू व्हाइट लाइट। अब ये व्हाइट लाइट क्या करेगी, तो जरा देखते हैं स्टूडेंट्स। देखिए सबसे पहले तो हम वही केस डिस्कस करते हैं कि हमारे पास वाटर है, वाटर के ऊपर एक बहुत थिन लेयर है ऑयल की और उसके ऊपर एयर है। नाउ स्टूडेंट्स ये आइडियल कंडीशन है। आप देख रहे हैं जो थिन लेयर है उसकी थिकनेस हर जगह पर सेम है, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता। बल्कि ये होता क्या है कि ये जो थिकनेस है ये इरेगुलर होती है, कहीं पर ज्यादा थिक होती है तो कहीं पर कम थिक होती है ये लेयर। अगर मैं इरेगुलर थिकनेस की लेयर लूं तो क्या होगा, आइए जरा इस जगह की बात करते हैं जहां पर हम देख रहे हैं कि थिकनेस थोड़ी सी ज्यादा है। जब यहां पर व्हाइट लाइट गिरेगी, व्हाइट लाइट को स्टडी करना है तो सारी वेव्स को अलग-अलग स्टडी करना पड़ेगा। अब मैं जल्दी जल्दी बताता हूं। इस व्हाइट लाइट में जो रेड पोर्शन था उसने रेड के साथ इंटरफेरेंस की और हमारे पास रेड के केस में क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट और ट्रफ के ऊपर ट्रफ आ रहा है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, यानी कि रेड नजर आएगा। इसी तरह से अगर हम बात करें यहां पर ब्लू की तो आप देखेंगे जब ब्लू का केस होगा तो ब्लू में भी क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट और ट्रफ के ऊपर ट्रफ ही आएगा, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब इमेजिन करें ग्रीन की। अब यहां पर थिकनेस कुछ इस तरह से थी कि जब ग्रीन लाइट गुजरी तो ग्रीन लाइट जो है उसके केस में क्रस्ट के ऊपर ट्रफ और ट्रफ के ऊपर क्रस्ट आ गया, जिसकी वजह से ग्रीन लाइन ने डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की और ग्रीन लाइट हमें नजर नहीं आएगी। तो 7 कलर में से एक कलर नजर नहीं आएगा तो फिर हमें बाकी कलर नजर आएंगे? नहीं स्टूडेंट्स, हमें उनका मिक्सचर नजर आएगा। और याद रखिएगा जब हमारे पास रेनबो कलर्स में से यानी कि वो 7 कलर्स में से आप ग्रीन निकाल दें तो बाकी कलर्स सारा इकट्ठा मिक्सचर पिंक कलर का नजर आएगा। इस वजह से आप सोचते होंगे कि पिंक कलर तो रेनबो में नहीं है, फिर पिंक कलर कैसे नजर आता है? तो जब सारे कलर्स आपकी आंख में पड़े सिवाय ग्रीन के तो पिंक नजर आता है। इसी तरह से जब हम बात करते हैं किसी पॉइंट आगे की, जैसे कि हमारे पास यहां पर जहां थिकनेस कम है, तो जब आप यहां पर देखेंगे तो हो सकता है यहां पर ग्रीन की बजाय रेड जो है वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर ले, उसमें क्रस्ट के ऊपर ट्रफ और ट्रफ के ऊपर क्रस्ट आए और बाकी सारी लाइट्स आपको नजर आए तो उनका मिक्सचर नजर आएगा। तो हर पॉइंट पर थिकनेस चेंज होती जाएगी। हर पॉइंट पर थिकनेस के चेंज होने से वो कलर जिसने डिस्ट्रक्टिव करना है वो भी चेंज होता जाएगा, तो आपके पास जो मिक्सचर है वो डिफरेंट नजर आता जाएगा। तो अगर आप इसी बात को मुसलसल रिपीट करते रहें तो आपके पास अल्टीमेटली ये वाला फिनोमिना आपको नजर आएगा। और इस ऑयल फिल्म के ऊपर डिफरेंट कलर्स का नजर आना आपको इस बात की निशानदेही कर रहा है कि किसी पॉइंट पर कोई कलर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहा है और बाकी कंस्ट्रक्टिव का मिक्सचर नजर आ रहा है। इसी तरह से कोई और पॉइंट अगर आप लेंगे तो वहां कोई और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहा होगा, कोई और कलर, लेकिन बाकी सब कलर्स कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करके उनका मिक्सचर नजर आएगा। इस वजह से हमें सोप बबल्स के ऊपर भी ब्यूटीफुल कलर पैटर्न्स नजर आते हैं। और स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा कि व्हाइट लाइट की अगर आपने ये डिस्पर्शन एक्सप्लेन करनी है तो फिर उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि थिकनेस इरेगुलर होनी चाहिए। इसलिए लास्ट पैराग्राफ में बुक सबसे स्टार्ट में यही कहती है कि अब हम जो लेयर लेंगे वो कैसी लेंगे, इरेगुलर थिकनेस की। और फिर वो ये बताएगी कि हमारे पास जो कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किसी एक रे का जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगा तो वो रे डिस्ट्रक्टिव हो जाएगी, बाकी सबका हमें मिक्सचर जो है वो नजर आएगा। ये है स्टूडेंट्स इंटरफेरेंस ड्यू टू थिन फिल्म्स। आई होप कि अब आपको बिल्कुल आइडिया हो गया होगा कि डिफरेंट कलर पैटर्न्स जो हैं वो आपको क्यों नजर आते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था आज का लेक्चर। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।